नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं BLI 224 और 229 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अक्टूबर 2020 के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात कहना चाहूँगा आप लोग से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं कि सर ये जो क्वेश्चंस हैं आप कहाँ से पढ़ा रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिले, हमें कैसे मिल सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये जो नए स्टूडेंट्स हैं मैं उनके लिए ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने ये सारे क्वेश्चंस ई गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ कोई भी स्टूडेंट्स मेरे से ये पर्सनली व्हाट्सएप करके सर मुझे ये फॉरवर्ड कर दीजिए, सर मुझे 224 का हिंदी दे दीजिए, 229 का इंग्लिश दे दीजिए। फ्रेंड्स, आप समझने की कोशिश करिए, मेरे पास लगभग 100 मैसेजेस पर डे पहुंच रहे हैं कि सर आप मुझे ये फॉरवर्ड करिए, सर मुझे ये कंटेंट नहीं मिला, सर मुझे वो चाहिए। फ्रेंड, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैंने सबकी हिंदी और इंग्लिश मैंने PDF अपने ई गुरुकुल टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड कर दी गई हैं। जो स्टूडेंट्स कनेक्टेड हैं मेरे साथ मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे, उनको मैंने ये फॉरवर्ड कर दी है। जो नए बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स को, प्लीज़ उनसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप टेलीग्राम चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हैं जितनी भी PDFs मैंने आपको फॉरवर्ड की हैं इससे पहले। आप अगर मुझसे पर्सनली मांगते हैं तो मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता। पर डे ऑलमोस्ट नियर अबाउट 100 मैसेजेस मेरे पास पहुँचते हैं कि सर मुझे ये PDF फॉरवर्ड करिए, मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये मेरे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि अपने बिज़ी शेड्यूल से मैं ये करूँ कि व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड करना स्टार्ट करूँ, कि वहाँ का डाटा उठाऊँ और आपको फॉरवर्ड करूँ। सो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, आपको सभी वीडियोस में, जितनी भी वीडियोस में पब्लिश कर रहा हूँ, उन सभी के वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के आपको लिंक्स मिल जाएंगे। सबसे ऊपर मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे रखा है, वहाँ से आप इसको ऐप को डाउनलोड करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोग के लिए। कुछ बच्चों ने हिंदी के लिए भी डिमांड की थी कि सर आप हिंदी में भी थोड़ा सा ये क्वेश्चंस बता दीजिए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मेरे पास सच में इतना टाइम नहीं है कि मैं ये कंटेंट्स को हिंदी में टाइप करूं और फिर उसको मैं रिकॉर्ड करके एडिट करके पब्लिश करूं चैनल्स पे। कोशिश करिए आप लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो मेरी इन वीडियोस को देखें, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मेरा लेक्चर है वो हिंदी में है, और आपका जो एग्ज़ाम में पेपर आने वाला है इग्नू का, वो बाइलिंगुअल रहेगा। तो आप लोग अगर थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। टर्म्स के लेकर हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो, बट अगर आप वीडियोस को एक बार दो बार सुन लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर उनसे ये कंसेप्ट आपका डेवलप हुआ रहेगा तो वहाँ पर आपको ज़रूर हेल्प मिलने वाली है। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, प्लीज़, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना ज़्यादा मेरे पास एफ़र्ट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, रिसोर्सेज मेरे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनकी वजह से मैं हिंदी के चैनल्स या हिंदी की वीडियोस आपके लिए अभी नहीं बना पा रहा हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये छोटी सी अनाउंसमेंट आप लोग के लिए। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लास 3 हम लोग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने इससे पहले 50 क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर दिए हैं। इस स्लाइड्स में भी या इस चैनल पर भी मैं आपको, इस वीडियो में भी आपको मैं 25 क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करूँगा, और ये 224 और 229 की लास्ट क्लास रहेगी। और भी बाकी क्वेश्चन जो मैंने आपको फॉरवर्ड किए हैं उनसे आप पढ़ते रहिए। आप अपने इग्नू का स्टडी मटेरियल है उस पर ज़्यादा फोकस रहिएगा, उसको बेस बनाकर ही आप ये सारी आगे की तैयारी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डज ASCII स्टैंड्स फॉर। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे ASCII का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको आंसर मिलेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखिए ये क्या था, जब इंफॉर्मेशंस बहुत जगह, हर जगह ऑल ओवर वर्ल्ड में डेवलप होने लगे, तो इन्फॉर्मेशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज करने के लिए हमें कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते थे, ठीक है। उन स्टैंडर्ड्स को बनाने का काम किया गया था अमेरिका में, और इसीलिए इनको नाम दिया गया था अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। याद ध्यान रखिएगा, ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट आर 2 ब्रांचेस ऑफ इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी की 2 ब्रांचेस क्या हैं, रैम और रोम। बहुत सिंपल था, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट हाँ, एग्जाम में टिक मारते समय या OMR शीट फिल करते समय आप लोग बहुत ध्यान से करिएगा। कभी कभी इतने छोटे से सिंपल से क्वेश्चंस भी आपसे गलत हो जाते हैं, फिर बाद में इसका बहुत बड़ा पछतावा होता है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड, क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जो डाटा कहीं से भी उठाती है। देखिए नाम ध्यान से करिएगा, रैंडम एक्सेस, अगर फोकस करें रैंडम एक्सेस पे तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो कहाँ से ली जाएगी, रैंडमली कहीं से भी पिक की जाएगी। और इसीलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी आगे कैसी होती है, वोटाइल। वोटाइल का मतलब कहता है, वोटाइल का मतलब ऐसी मेमोरी जो फेड हो जाती है, एक समय के बाद वो ख़राब हो जाती है या लैप्स हो जाती है। मतलब एक टास्क कंप्लीट हुआ और दूसरे टास्क के लिए फिर से आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ये होता है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी का शॉर्ट फॉर्म रैम, और रैम कैसी मेमोरी होती है, वोटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रैम इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को या रैम को, रैम जिसका शॉर्ट फॉर्म है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है, जस्ट बिकॉज द एक्सेशन ऑफ डाटा टेकन प्लस रैंडमली, ये किसी भी डाटा को कहीं से भी पिकअप करती है। ठीक है, ऐसा कोई सिस्टमेटिक पैटर्न नहीं होता। ये आपको जो कंप्यूटर्स में या आपकी जो मोबाइल्स में रैम होती है वो बहुत रैंडम, आपका जहाँ से भी आप गए, सपोज करिए आप एक पिक देख रहे थे, अचानक से आपने सॉन्ग प्ले कर दिया, तो पिक का प्रोसेसिंग हो रही थी और अचानक से आपने जब सॉन्ग प्ले किया तो उस रैम ने, जो आपकी रैम थी आपकी मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, उसने उस वीडियो को या उस सॉन्ग को पिक कर लिया जहाँ पे आपने उसको अथॉरिटी दी थी या एक्सेस दिया था। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 5, द इंस्ट्रक्शन विच आर गिवन टू कंप्यूटर टू डू वर्क आर गिवन थ्रू द, किससे, आप कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को कोई टास्क देते हैं कि आप ये टास्क परफॉर्म करिए, और उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप किसको ऑथराइज करते हैं या किसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं ये काम करने के लिए। ऑब्वियस सी बात है, आप सॉफ्टवेयर को बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप अपना कर्सर किसी भी सॉफ्टवेयर पे ले जाते हैं और वो सॉफ्टवेयर जिस भी डिज़ाइन के लिए, जिस भी काम को करने के लिए डिज़ाइन किया गया होगा उसके लिए वो काम करता है। ठीक है, तो आंसर इज आपका सी, सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का मेन फंक्शन क्या है, द आंसर इज इट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उसको ये इंस्ट्रक्शन देता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर इसलिए ऐसा बनाया जाता है, उसकी डिज़ाइनिंग या उसकी प्रोग्रामिंग ऐसे की जाती है कि आप किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए उन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकें। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, वीडियो प्ले करने के लिए आप VLC लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ तो VLC लेते हैं। वीडियो एडिटिंग के लिए आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। मैक में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए अलग है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए चीज़ें अलग हैं। तो हर अलग अलग स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 7 देते हैं, व्हाट आर द टू मेन कैटेगरीज ऑफ द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की टू मेन कैटेगरीज क्या क्या हैं, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको सिस्टम, आपके जितने भी सिस्टम्स लगे हैं, सपोज आपका स्क्रीन है, माउस है, कीबोर्ड है, इनको परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं और वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर को मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड द सेकेंड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 8, what is called those software which are specially written to deal with the particular task। किसी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कोई अगर सॉफ्टवेयर लिखा गया है, उसको बनाया गया है, उसको डेवलप किया गया है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, आपके जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, कंप्यूटर, माउस, हार्ड, कोई भी अदर चीज़ें, उनको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के लिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी एक स्पेसिफिक टास्क को, सपोज करिए मुझे वीडियो एडिटिंग करनी है, तो वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने कोई एक सॉफ्टवेयर ले लिया। ठीक है, मुझे कोई गाना प्ले करना है तो उसके लिए मैंने कोई एक मीडिया प्लेयर ले लिया। तो मेरे को जो भी टास्क परफॉर्म करने हैं, मुझे कैलकुलेटर करना है तो मैंने वो कर लिया, मुझे वर्ड में कुछ टाइप करना है तो मैंने वर्ड सॉफ्टवेयर ले लिया। तो ये जितने भी एप्लीकेशन, मतलब डे टू डे लाइफ में आपके जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती है आपको, उनको करने के लिए आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द कैटेगरी ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेज एंड कंट्रोल द इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर सच एज स्टार्टिंग अ कंप्यूटर, रनिंग एप्लीकेशंस, प्रोग्राम एक्सेट्रा।
देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपको सॉफ्टवेयर मैनेज करने, क्रिटिकल ऑफ सॉफ्टवेयर विच मैनेज द कंट्रोल एंड इंटरनल ऑपरेशंस। किसी भी टास्क को या कोई भी आपका कमांड आएगा उसको कंट्रोल करने के लिए या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, उनको आप कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ऐसे बेसिक प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है, या मैं कहूँ कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, रन करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे अभी मेरे को कोई काम करना है विंडोज़ में, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में, तो मैं वो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करूँगा। बट अगर मुझे मैक में, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर उस पर मुझे काम करना होगा तो वो एक अलग तरह का आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ध्यान रखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सिस्टम वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, इस बात को आप फोकस रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, MS DOS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका शॉर्ट फुल फॉर्म है। MS DOS का फुल फॉर्म है, MS स्टैंड्स फॉर माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम DOC, ठीक है, ये बहुत पुराने ज़माने में कंप्यूटर्स को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए या टास्क परफॉर्म करने के लिए, कोई भी काम आपको करना होता था तो आपको DOS में कमांड देनी होती थी। मतलब ये कमांडिंग सॉफ्टवेयर था, या कमांडिंग एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम था। उसके बाद फिर विंडोज़ आया, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनेक्स, ठीक है, ये एक तरह क्या है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। यहाँ पे आपको कंप्यूटर को ऑपरेट करना, टर्न ऑन करना, ऑफ करना, कौन सा सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, कैसे उसको इंस्टॉल किया जाए, अनइंस्टॉल किया जाए, उन सब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपको ध्यान रखते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार आता है विंडोज़, लाइनेक्स, यूनिक्स और डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये किसके उदाहरण है? तो ये आपको आंसर करना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर? जो हमारी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में हम लोग कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उस लैंग्वेज को परफॉर्म करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए हमारे पास कौन कौन से अलग अलग तरह के प्रोसेसर होते हैं? तो उसका आंसर आपको मिलेगा कंपाइलर, जो कंपाइल करता है जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। इंटरप्रेटर, जो आपने इंटरप्रिटेशन मतलब आपने जो भी कमांड्स लिखी हैं, ठीक है, जो भी आपने डाटा इन्फॉर्मेशन या इंटर किया है उसका इंटरप्रेट करने के लिए असेंबलर, आपके जितने भी डाटा या कमांड्स आपने फॉरवर्ड किए हैं उस लैंग्वेज को बनाने के लिए उसको क्या करता है? असेंबल करता है। द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव, मतलब कि आपको बहुत सारी तरह की प्रोसेसर या लैंग्वेज प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है जिसमें आपको कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर की इंफॉर्मेशन चाहिए, ज़रूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? DBSM, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है। DBSM का फुल फॉर्म क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन देखते हैं नीचे। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर फॉर स्टोरिंग एंड रिट्रीविंग यूजर डाटा while considering appropriate security measures. It contains a group of program which manipulate the database. ठीक है, ये डाटाबेस क्या है? इसके नाम पे अगर आप फोकस करेंगे तो डाटाबेस आपका जो भी डाटा है या जो भी डाटाबेस आपने बना रखा है उसको मैनेज करने का एक सिस्टम है। ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना, कौन सा डाटा किसको भेजना है, उस डाटा की सिक्योरिटी कैसे हमें सिक्योर करनी है, उसके बारे में आपको बनाया गया एक ये सर्विस है या सिस्टम है जिसका नाम है डाटाबेस मैनेजमेंट सर्विस या सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर व्हाट आर विंडोज एंड यूनिक्स? ऑब्वियसली बात है, अभी पहले भी हमने इसको डिस्कस किया था। यूनिक्स और विंडोज़ ये क्या है? ये दो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे लाइनेक्स भी अगर आपके पास होता है, लाइनेक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? इसमें से जो नीचे आपके ऑप्शन दिए हैं वो बहुत आराम से, बहुत इजीली कर सकते थे, क्योंकि इस तरह के ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स अभी तक डेवलप नहीं हुए। लेकिन हाँ, इसमें जो आंसर आपको दिया गया है डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आपको इसका फुल फॉर्म आपको पता हो तो बहुत आराम से आप चीज़ें शॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट नेम इज़ गिवन टू द मीडिया विच प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेज, वीडियो, ऑडियो एंड एनिमेटेड इंटरेक्टिवली इन कंप्यूटर एनवायरनमेंट?
कोई ऐसा एक सोर्स या मीडियम जिसके थ्रू आप एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसमिट करते हैं, उसमें अगर आपको इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट के रूप में मिले या फिर ग्राफिक्स के रूप में मिले या फिर इमेजेस के रूप में मिले, वीडियो के फॉर्म में मिले, ऑडियो के फॉर्म में मिले, एनिमेटेड फॉर्म में मिले, तो इस तरह के डाटा को या इन्फॉर्मेशन को आप क्या कहेंगे? किस तरह का डाटा या कम्युनिकेशन आप इसको कंसिडर करेंगे? मल्टीमीडिया डाटा का ट्रांसफॉर्मेशन, एक जगह से दूसरी जगह। क्योंकि मल्टीमीडिया का मतलब आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे मीडियम्स हैं, आपके पास टेक्स्ट मीडियम है, ग्राफिक मीडियम है, इमेज मीडियम है, वीडियो, ऑडियो, एनिमेशन। तो ये जितने सारे एनिमेटेड या जितने भी मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, अगर इन सब का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये कहलाएगा मल्टीमीडिया। देखिए दो शब्द है, मल्टी का मतलब बहुत सारे और मीडिया का मतलब जो एक प्रॉपर चैनल है एक जगह से दूसरी जगह इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, उसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज़ द मेन एट्रीब्यूट ऑफ ISDN? ठीक है, इसका देखिए, इंटीग्रेटेड ऑफ डाटा, टेक्स्ट, ग्राफिक, इमेजेस एंड वॉइस इज डन इन इट। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डाटा, डाटा को इंटीग्रेट करने का मतलब कंपाइल करने का, उसको प्रोसेस करने का जो एक सिस्टम है वो क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड डाटा, टेक्सुअल, ग्राफिक, इमेजेस एंड वॉइस इज डन इट, किसमें? ISDN में। क्वेश्चन 18 देखते हैं, द टू मेन क्लासेस ऑफ कंप्यूटर आर, दो मेन क्लासेस जो कंप्यूटर की होती हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स, हमने इसके बारे में पहले भी डिस्कस किया था। एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स। प्रेजेंट टाइम में आप इंडिया में या आप अपने हाथों में जो भी मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये सब कुछ डिजिटल कंप्यूटर के ही एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द लोएस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टोर इन द कंप्यूटर इज बिट। किसी भी कंप्यूटर में सबसे लोएस्ट इंफॉर्मेशन जो स्टोर की जा सकती है वो किस फॉर्म में आएगी आपके पास? वो होगी बिट के फॉर्म में। ठीक है, और इसी की तरह से बिट, बाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, इस तरह से आपकी ये नंबर्स या डिजिट्स का या डाटा का इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 20, CPU ऑफ द कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, CPU का फुल फॉर्म क्या है, या CPU का जो वो है स्टैंड वो किस लिए करता है? वो है आंसर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, CPU। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21, URL कंस्टेंट ऑफ। URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या होता है? ये कितने से या ये बनता है तो कितने नंबर से बनता है? किस तरह से इसको बनाया जाता है? आंसर आपको मिलेगा, इसमें लेटर का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें पंचुएशंस का इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके एक URL कंप्लीट तैयार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ ब्राउजर्स। ब्राउजर्स के टू टाइप्स क्या हैं? दो तरह के ब्राउजर्स आपको मिल जाएंगे मेनली, एक तो ग्राफिकल ब्राउज़र और एक टेक्सुअल ब्राउज़र। ग्राफिकल ब्राउज़र का मतलब जिसमें आप ग्राफिकल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे सपोज क्रोम। ठीक है, क्रोम में आप आपने क्या देखा? क्रोम में एक वो गोला सा बना रहता है, और फायरफॉक्स में आपने देखा होगा वो फायर बॉल की तरह कुछ होता है। तो ग्राफिकल, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? फायरफॉक्स और ये गूगल क्रोम ग्राफिकल के। और टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे कमांड देनी पड़ेगी। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या किसी भी तरह के और तरह के परफॉर्मेंस को परफॉर्म करने के लिए आपको वहाँ पे आपको टेक्सुअल इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आप कमांड देंगे तब जाके आपको वो चीज़ें टास्क परफॉर्म होंगी। तो मतलब वो टेक्सुअल क्या है? एक तरह का ब्राउजिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 23, इंटरनेट ब्राउजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट। आसान सा क्वेश्चन था। इंटरनेट ब्राउजिंग क्या होता है? इंटरनेट जब कहते हैं ना मैं इंटरनेट ब्राउज कर रहा हूँ, तो उसका मतलब होता है कि वो डिफरेंट वेबसाइट चेक कर रहा है, जो भी उनकी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उन वेबसाइट से उनको वो कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं। तो इंटरनेट पर जाकर डिफरेंट एस्पेक्ट्स के कंपनीज़ को या उनकी वेबसाइट को चेक करना, ये कहलाता है ब्राउजिंग। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कुछ मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? इसमें पहला है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। यस, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो वो बिना कंप्यूटर के होगी नहीं। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत रिलेवेंट है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है? कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट इज नेटवर्क्स टेक्नोलॉजी। यस, हमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को या कंप्यूटर्स को या लैन मैन वैन, जो मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, उसको हम लोग लेकर नेटवर्क करते हैं। तो नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और नेटवर्क टेक्नोलॉजी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड, आंसर इज बाइट।
8 बिट्स को अगर मिला दिया जाए, जो सबसे छोटी यूनिट क्या है, बिट, और अगर हम एक बिट को मिलाते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है वो इन्फॉर्मेशन बाइट्स में, या वो जो डाटा है वो बाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने कोशिश की 224 और 229 के हिसाब से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाए। मेरा मकसद या मेरा फोकस था आपके कंसेप्ट्स को बिल्ड करना था, ठीक है। तो फोकस रखिएगा, ये क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, एक बार दो बार आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, और बाकी अपना फोकस रखिएगा अपने इग्नू के एग्ज़ाम पे या इग्नू के जो स्टडी मटेरियल्स आपको मिले हैं उस पर। वीडियोज़ को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो फ्रेंड लोग के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।